हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा कि कौन-कौन सा क्वेश्चन है और इस वीडियो में जो आपको मिलने वाला है, ये सभी क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर मतलब जो एकदम सही आंसर हो, उसको आप याद कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर को देखना चाहिए, याद करना चाहिए क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर में होता है, वो क्वेश्चन आंसर में आ जाता है कि नहीं? और आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा होगा तो उसके लिए भी और फिर कैसे याद करेंगे, इस क्वेश्चन को वो भी बताने वाला हूँ और साथ ही साथ छोटा-छोटा पॉइंट कर दूँगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके और उसका हिंदी मतलब लिखा हुआ भी है और थोड़ा मैं भी समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? तो नेम 3 नेचुरल मेथड्स ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। बोलता है मिट्टी में पोषक तत्व जोड़ने के 3 प्राकृतिक तरीके बताइए। मतलब जैसे कि अगर आप इस मिट्टी में मतलब खेत में फसल उगा रहे हैं, तो धीरे-धीरे उसका पोषक तत्व कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होता है, वो पौधा अवशोषित कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो फिर उसका न्यूट्रिएंट तो खत्म होना है। तो 3 और तरीका बताइए, नेचुरल मेथड हो, उसमें कोई इंसान जैसे हम लोग खाद मिला देते हैं, वो नहीं। अपने आप उसमें न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल जाता है, उसका 3 मेथड बताइए। तो यहाँ पे आंसर है, 3 नेचुरल मेथड्स ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल आर क्रॉप रोटेशन पहला हो जाएगा, ग्रीन मैन्योर दूसरा हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूमिनस प्लांट ये तीसरा हो जाएगा। तो 3 मेथड है अपने पास जो जिसके द्वा मतलब नेचुरल मेथड से हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाता है, ठीक है? तो इसको याद करने के लिए पहला जो पॉइंट आपका रहेगा द थ्री नेचुरल मेथड ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल आर तक याद कर लेंगे। पहला क्रॉप रोटेशन, दूसरा ग्रीन मैन्योर और तीसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूमिनस प्लांट। अगर इसके आंसर का भी हिंदी चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये भी आपको दिख जाएगा। तो आपको याद कैसे करना है? हम बहुत पहली बार भी बता मतलब पहले भी बता चुके हैं। इस वीडियो में भी शुरुआत में बता देते हैं कि पहले आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आपके बुक में है, बुक को देखो फिर से कॉपी में आंसर लिखो और फिर मैं जो-जो बोल रहा हूँ क्योंकि तुम जब एक बार आंसर लिख लोगे बाबू, तो ज़ाहिर-सी बात है कि तुमको समझ में आ जाएगा कि हमको पढ़ना क्या-क्या है, मतलब इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है और बस सर मतलब हम कैसे-कैसे बता रहे हैं कि कितना-कितना याद करना है, ठीक है? तो जैसे ये आंसर है तो पहले कॉपी में नोट करो कि 3 नेचुरल मेथड। अब ज़ाहिर-सी बात है एक-एक आंसर को तुम सॉरी एक-एक वर्ड को तुम देख रहे हो। देख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि हम इसको क्या-क्या लिखे हैं इसमें, है ना? कॉपी में। तो फिर जब हम पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज़ करके लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या होता है? खरपतवार क्या होता है? खरपतवार मतलब जंगली घास जिसको कहते हैं ना, तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स जो है वो अनवांटेड प्लांट्स हैं मतलब हम लोग उसको चाहते नहीं फिर भी वो उग जाता है। दैट ग्रो अलोंग विथ द मेन क्रॉप जो कि मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो जाता है एंड compete विथ इट और साथ में वो मेन क्रॉप के साथ compete भी करता है और वो मतलब उससे लड़ता है, मतलब दोनों में कॉम्पिटिशन चलता है कि हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेंगे, हम ज़्यादा वाटर लेंगे। तो किसके लिए लड़ते हैं? न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए और सनलाइट, ठीक है? इसका हिंदी में स्वर लीजिएगा। खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो मुख्य फसल के साथ उग जाते हैं और फसल के साथ पोषक तत्व, पानी और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब वही कॉम्पिटिशन करते हैं। तो इसको अगर इंग्लिश में याद रखना है तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स which are unwanted plants that grow along with main crops and compete with it. इसलिए तो फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट। ऐसे करके 3 पॉइंट में याद कर लो, छोटा-छोटा पॉइंट ताकि कभी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 व्हाई शुड ग्रेन्स बी ड्राइड बिफोर स्टोरेज? बोलता है भंडारण से पहले अनाज को क्यों सुखाना चाहिए? है ना? जब हम उसको ग्रेन्स को, अनाज को आप लोग अगर बहुत सारे खेती से जुड़े हुए बच्चे होंगे, तो आपको पता होगा कि कोई भी गेहूँ फसल हो चाहे मकई हो, चाहे कोई भी फसल हो, उसको पहले हम लोग सुखाते हैं धूप में, उसके बाद हम उसको भंडार करते हैं, उसको फिर स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? स्टोर क्यों करना ज़रूरी है? तो ग्रेन शुड बी ड्राइड बिफोर स्टोरेज टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर। तो बोलता है क्या ग्रेन्स को सुखाना इसलिए चाहिए स्टोर करने से पहले, ताकि उसका जो उसमें ज़्यादा मॉइस्चर है, उसमें जो पानी का नमी है, वो रिमूव हो जाए। तो
to remove excess moisture. So grains should be dried before storage. Grains should be dried before storage. क्या बोलेंगे? Grains should be dried before storage. किस लिए? To remove excess moisture. अब क्यों निकाल देते हैं मॉइस्चर? ज़्यादा मॉइस्चर क्यों निकाल देते हैं? Because due to moisture they get spoiled by microbes. Because due to moisture ड्यू टू मॉइस्चर के कारण से दे गेट स्पॉइल्ड, वो सड़ जाते हैं। किसके द्वारा सड़ाए जाते हैं? तो माइक्रोब्स के द्वारा खराब किए जाते हैं, सड़ाए जाते हैं। तो भंडारण से पहले अनाज को सुखाना चाहिए ताकि अतिरिक्त नमी निकल जाए, उसमें जो एक्स्ट्रा एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाए, क्योंकि नमी के कारण वे सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब हो जाते हैं। उसको छोटे-छोटे माइक्रोब्स खराब कर देते हैं। तो बिकॉज़ ड्यू टू मॉइस्चर दे गेट स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब, बिकॉज़ ड्यू टू मॉइस्चर दे गेट स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स। एकदम छोटा-छोटा पॉइंट दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डज़ द गवर्नमेंट यूजुअली मेंटेन अ बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स? बोलता है क्या? सरकार आम तौर पर अनाज का बफर स्टॉक क्यों रखती है? बफर स्टॉक मतलब बहुत सेलो में करके पैक करके रखती है ना, बहुत ज़्यादा-ज़्यादा क्वांटिटी में। क्यों रखती है ऐसा सरकार? क्यों रखना ज़रूरी है? ठीक है? So the government maintains a buffer stock of grains to ensure food security, meet emergencies, and stabilize price during short. इसका हिंदी हो गया, सरकार अनाज का बफर स्टॉक इसलिए रखती है ताकि खाद्य सुरक्षा बनी रहे, मतलब इंश्योर फूड सिक्योरिटी, आपातकाल की स्थिति में अनाज उपलब्ध हो सके, कभी अगर अकाल पड़ गया, कभी ऐसा होता है कि बहुत जगह फसल खराब हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, ड्राउट आ जाता है, मतलब पानी ही नहीं रहता है। इसकी वजह से अच्छी फसल नहीं होती है, तो उस टाइम हम लोग कहाँ से फसल लाएँगे? तो वही जो बफर स्टॉक में सरकार रखती है, उसी का स्टेबलाइज़ प्राइस ड्यूरिंग शॉर्टेज, और कमी के समय तक स्थिर रखे जा सके। अब मान लो आप जितना उगाते हो खेत में उतना खा लो या बेच दो, ठीक है? अब आपके पास बचा नहीं। अब आपके पास जब बचा नहीं और कोई इंसान, कोई पर्सनल व्यक्ति अगर वो बहुत सारा बैग बचा के रखा है, तो वो क्या करेगा? अपना प्राइस बढ़ा देगा। बोलेगा अब हम जो है ना ₹25 वाला गेहूँ, ₹25 केजी वाला गेहूँ अब हम ₹200 केजी देंगे। तो उसका मनमानी चलेगा ना। तो इसके कारण से हम लोग की सरकार जो है बफर स्टॉक में कुछ एक्स्ट्रा ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं ताकि ये सब स्थिति में काम आए। इंश्योर फूड सिक्योरिटी, मीट इमरजेंसीज़ एंड स्टेबलाइज़ प्राइस ड्यूरिंग शॉर्टेज। तो इसको यहाँ तक याद करते हैं। द गवर्नमेंट मेंटेन अ बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, इसलिए तो टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, मीट इमरजेंसीज़ एंड स्टेबलाइज़ प्राइस ड्यूरिंग शॉर्टेज। 3 पॉइंट में आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? संकरण क्या है? So hybridization is the process of crossing two different varieties of plants to obtain a new variety with desirable characteristics. इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? तो संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधा के 2 भिन्न किस्मों को मिलाकर एक नई किस्म प्राप्त की जाती है, जिसमें वांछित गुण मौजूद। देखो, hybridization is the process of crossing two different varieties of plants. अच्छा, hybridization is the process of crossing, मतलब हाइब्रिडेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्रॉस करते हैं, मतलब मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? तो 2 डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स को मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? तो टू ऑब्टेन अ न्यू वैराइटी, ताकि हमको एक नया वैराइटी मिल सके। तो हाइब्रिडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए। हाइब्रिडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग। किसको? तो 2 डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। किस लिए? तो टू ऑब्टेन अ न्यू वैराइटी, ताकि हमको एक नया किस्म का पौधा विथ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हम लोग के मनचाहा मनचाहा गुण उसमें रहे, है ना? हम ऐसा चाहते हैं कि मेरा फसल जो, मतलब हम जो आम लगा रहे हैं वो बड़ा-बड़ा भी हो, मीठा भी हो और जल्दी भी पक जाए। ये गुठी, उसका जो गुठी होता है ना, गुठली मतलब बीज जो होता है वो भी छोटा हो, है ना? तो ये सब डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो उसमें क्या करते हैं, अलग-अलग वैरायटी के आम को
सीड्स को मिलाते हैं, क्रॉस करवाते हैं और साथ में एक नया पौधा बनाते हैं, ठीक है? उसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ 2 डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स क्रॉसिंग 2 डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स टू ऑब्टेन अ न्यू वैराइटी विथ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। देखो आँख बंद करके बोल दिया। चलो नेक्स्ट, लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल में जो-जो स्टेप है उसको आप लिख सकते हैं। तो द मेन स्टेप्स ऑफ द नाइट्रोजन साइकल्स आर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन एंड डेंट्रिफिकेशन। ऐसे स्टेज वाइज जाएगा। तो जैसे आपके बुक में जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना? ये 1 नंबर में है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन है, फिर एसिमिलेशन है, फिर उसके बाद है एमोनो एम एमोनिफिकेशन है, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन है और उसके बाद लास्ट में ये सॉरी 4 नंबर जो है, 5 नंबर में डेंट्रिफिकेशन है। ये सब नाइट्रोजन साइकिल में ये सब कुछ प्रोसेस है जिसमें कि अलग-अलग सब कुछ अलग-अलग मतलब क्या होता है प्रक्रिया होता है। तो बस आपको स्टेप लिखना है, तो इसमें तो सिंपल है, याद रखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन और डेंट्रिफिकेशन। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन? आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं? ठीक है? So nitrogen fixation is the process of converting atmospheric nitrogen into usable forms like ammonia, nitrates or nitrites by bacteria or lightning। बोलता है क्या कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणुओं या बिजली जो चमकता है ना, बिजली तरित जो होता है की सहायता से उपयोगी रूपों जैसे अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदला जाता है। क्या बदला जाता है? आपको ये पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग कितना 78% ना 78% क्या है? नाइट्रोजन है। लेकिन वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को देखो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, बट वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सबसे पहले उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें यूजेबल फॉर्म क्या होता है? तो मतलब एक ऐसा रूप जिसमें प्लांट उसको यूज़ कर सके। तो प्लांट किस फॉर्म में यूज़ करता है? जैसे अमोनिया के फॉर्म में यूज़ करता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में यूज़ करता है, नाइट्राइट्स के फॉर्म में यूज़ करता है। तो जब नाइट्रोजन जो इस फॉर्म में आ जाएगा तब प्लांट उसको यूज़ कर पाएगा, ठीक है? तो इसी को कहते हैं अच्छा ये किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लाइटनिंग के द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, वो एक प्रोसेस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ किसके लिए? तो कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू यूजेबल फॉर्म। कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। जैसे में लाइक अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स किसके द्वारा? तो बाय बैक्टीरिया और लाइट। यहाँ तक तो सिंपल है। लाइक अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स बाय बैक्टीरिया और लाइट। ठीक है? नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? व्हाट इज़ नाइट्रोजन एसिमिलेशन? अच्छा वहाँ जो अभी नाइट्रोजन साइकिल देखे उसमें से जो यूज़ हो रहा था, एसिमिलेशन भी यूज़ हो रहा था, है ना? तो नाइट्रोजन आत्मसात क्या है? तो वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन एसिमिलेशन इज़ द प्रोसेस नाइट्रोजन एसिमिलेशन भी एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा बाय व्हिच प्लांट्स एब्ज़ॉर्ब सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स और ammonium from the ammonium from the soil and use them to form proteins and other compounds। बोलता है क्या? नाइट्रोजन आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे मिट्टी से घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक जैसे नाइट्रेट या अमोनियम को अवशोषित करके प्रोटीन तथा अन्य यौगिक बनाते हैं। देखो, अभी जो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े, है ना? पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पढ़े? सॉरी, पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या देखे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो था उसको हम लोग यूजेबल फॉर्म में बस चेंज कर रहे थे। अमोनिया में, चाहे नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में। इसमें बस चेंज होना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है? अब उसका यूज़ करना जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच उसी प्रोसेस एसिमिलेशन के द्वारा ही इसी प्रोसेस के द्वारा बाय व्हिच plants absorb soluble nitrogen compounds like nitrates or ammonia from the soil। बोलता है क्या? देखो यहाँ से इस स्टार को मिटा देते हैं, इसको याद यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक, which तक।
तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच बोलो एक बार मेरे साथ Nitrogen assimilation is the process by which plants absorb soluble nitrogen compounds like nitrates or ammonium from the soil. उसको जो प्लांट जो है नाइट्रेट्स और अमोनियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके क्या करता है एंड यूज देम टू फॉर्म प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड और उसको प्रोटीन बनाने में या दूसरे कोई कंपाउंड को बनाने में यूज करता है किसका ये नाइट्रेट्स और अमोनियम नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन What enables leguminous plants to fix nitrogen? बोलता है लेग्यूमिनस प्लांट में अच्छा दलहनी पौधे को नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में क्या सक्षम बनाता है मतलब लेग्यूमिनस प्लांट में दलहनी पौधे में क्या रहता है जिसके कारण से वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है मतलब नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ठीक है तो लेग्यूमिनस प्लांट्स कैन फिक्स नाइट्रोजन लेग्यूमिनस प्लांट जो है नाइट्रोजन को फिक्स कर पा रहा है क्यों कर पा रहा है तो बिकॉज ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम क्योंकि उसके उसमें जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जिसका नाम राइजोबियम है प्रेजेंट इन देयर रूट नोड्यूल्स उसके रूट नोड्यूल्स में फंसा हुआ रहता है उसके रूट नोड्यूल्स में रहता है तो दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाते हैं क्योंकि उनकी जड़ों की गांठों में रूट नोड्यूल्स जिसको कहते हैं जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया उसके जड़ में जड़ के गांठ में पाया जाता है और वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ठीक है ये भगवान का माया है बना देते हैं है ना तो लेग्यूमिनस प्लांट कैन फिक्स नाइट्रोजन इसलिए तो बिकॉज ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उनका नाम क्या है तो कॉल्ड राइजोबियम कहाँ रहता है तो प्रेजेंट इन देयर रूट नोड्यूल्स तो ऐसे याद कर सकते हैं लेमिनस प्लांट कैन फिक्स नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम और प्रेजेंट इन देयर रूट नोड्यूल्स सही सही स्टार लगा है बिकॉज ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम प्रेजेंट इन देयर रूट नोड्यूल्स खत्म नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और ये हम लोग के एक्सरसाइज का शॉर्ट टाइप 1 का मतलब लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन क्या है एनिमल हस्बेंड्री क्या है So animal husbandry is the branch of agriculture concerned with the care, breeding, and management of domesticated animals like cows, buffaloes, goats, and poultry for usable product. हिंदी में पढ़ लेते हैं पशुपालन कृषि की वह शाखा है जिसमें गाय भैंस बकरी और मुर्गी जैसे पालतू पशुओं के देखभाल प्रजनन और प्रबंध किया जाता है ताकि उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं उसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर खेती का ही एक हिस्सा है तो एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर अब इसमें क्या होता है तो कंसर्न विद द क्या क्या 3 पॉइंट कंसर्न विद द इसमें क्या क्या ध्यान रखता है तो कंसर्न विद द केयर ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स तो कंसर्न विद द केयर ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ किसका डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का यहाँ से बोलो मेरे साथ कंसर्न विथ द केयर ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का केयर किया जाता है ध्यान रखा जाता है ब्रीडिंग किया जाता है उसका प्रजनन किया जाता है मैनेजमेंट उसको प्रबंध किया जाता है मतलब अच्छे से खाना पानी कुछ समय समय पे मिले ये सब देखा जाता है अब कौन-सा डोमेस्टिकेटेड जैसे में काव हो गया, गाय, बफेलो, भैंस, गोट, बकरी, पोल्ट्री फार्म इससे इसको ध्यान रखते हैं। क्यों ध्यान रखते हैं? फॉर यूज़फुल प्रोडक्ट ताकि उससे हमको गाय रखेंगे बहुत सारा तो दूध होगा, भैंस में भी दूध होगा, गोट में गोट का क्या करते हैं? स्किन भी निकाल लेते हैं क्या? मार के तो खाते ही हैं, है ना? पोल्ट्री फार्म में तो चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, है ना? तो बहुत सारा यूजुअल फॉर्म निकलता है। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द केयर, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक cow, buffaloes, goats and poultry for useful products. तो स्टार याद कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है? तो अरे! नहीं, तो यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट आंसर खत्म होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो और अगर आपके दोस्त को भी क्वेश्चन आंसर अगर याद नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप उसको भी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन
आपको सबसे पहले मिल सके। इसमें मैथ भी पढ़ाएँगे, एसएसटी भी पढ़ाएँगे। एसएसटी का भी मतलब क्वेश्चन आंसर करेंगे, मैथ का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो आप कर सकते हो, शायद आपको काम आए, ठीक है? तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय-बाय।